कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज मैं पुनः नए वीडियो के साथ आई हूँ। वेरी इम्पॉर्टेंट हिंदी सब्जेक्ट मेंस प्रिपरेशन और मेंस के प्रश्न किस प्रकार बनाए जा सकते हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। आपके सिलेबस से आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसा प्रश्न बन सकता है। देखिए 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 10 लघु उत्तरी 125 शब्दों में, 10 जो है कि दीर्घ 200 शब्दों में। लेकिन अब आपको ये जानना है कि प्रश्न बन कैसे सकते हैं और बनेंगे कैसे। अपने आप को आप कैंडिडेट ना समझ के एग्जामिनर समझिए और एक्सपर्ट समझिए कि प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट के मन में हमारे सिलेबस से किन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। यदि आप इतनी बात सोच लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं या आपको पता हो जाएगा कि प्रश्न कैसे बनेंगे। देखिए जब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों की सूची बनाई हूँ और आपको प्रश्न बताऊंगी। जैसे कि मान लीजिए हिंदी साहित्य का प्रारंभिक जो है भूमिका है, उन भूमिका से प्रश्न कैसे आ सकते हैं। आप यदि अपने आप को एग्जामिनर मान के चलिए, एक्सपर्ट मान के चलिए कि क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपके मन में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे जो बनाया जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसे कहते हैं, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा और उसके विकास की समीक्षा करिए या उसका परंपरा का विश्लेषण करिए या उसकी परंपरा की रूपरेखा प्रस्तुत करिए। फिर हिंदी साहित्य इतिहास की प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। तो देखिए इस ऐसे ही प्रश्न आपके मन में यदि बन रहा है तो ऐसे ही प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। या हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण की समस्याओं पर प्रकाश डालिए या उसकी हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण किस प्रकार किया गया है उसका उल्लेख करिए। ये आपके हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उससे ये प्रश्न है। अभी हम यूनिट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर उसके तत्पश्चात आपका आदिकाल आता है। आदिकाल से कैसे प्रश्न बना सकते हैं। आदिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए कि जो आदिकाल था उस में जो साहित्य जब लिखा जा रहा था तो उसमें सामाजिक परिवेश कैसा था, सांस्कृतिक परिवेश कैसा था और धार्मिक परिवेश कैसा था, उसका विवेचन करिए। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि आदिकाल के विविध नामकरण का उल्लेख करें या विविध नामकरण क्या क्या है या उसके जो प्रासंगिक नामकरण है, आदिकाल क्यों कहा गया, आदिकाल को क्यों माना गया। फिर प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए या आदिकालीन हिंदी धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य का वर्णन करिए, नाथ साहित्य का वर्णन करिए या जैन साहित्य को हिंदी या हिंदूवादियों के ज़्यादा करीब क्यों माना गया उसकी समीक्षा की दीजिए। या आदिकालीन लौकिक साहित्य या फुटकल काव्यों की चर्चा करिए। इसके अतिरिक्त आपका बहुत महत्वपूर्ण एक यूनिट है आदिकाल में, क्या है, रासो साहित्य। तो प्रमुख रासो साहित्य की चर्चा करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख करिए। फिर आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए इस प्रकार आदिकाल के प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करना है। फिर इसी प्रकार आप भक्ति काल में भी जाएंगे तो भक्ति काल में क्या है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि की चर्चा या करते हुए उसका वर्णन कीजिए या भक्ति आंदोलन के उदय में सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारण क्या है उस पर चर्चा करिए। ये एवं भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय उनके वैचारिक आधार क्या थे। ठीक है, आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। मैं एक क्रमशः यूनिट बाय प्रश्न लेके चल रही हूँ कि प्रश्न बनने की प्रबल संभावना कौन कौन से किस यूनिट से हो सकती है। फिर भक्ति काल की विविध धाराएं एवं उनकी प्रवृत्तियां, जैसे निर्गुण धारा की प्रवृत्ति क्या है, सगुण धारा की प्रवृत्ति क्या है या क्या विशेषता है, कृष्ण काव्य धारा की क्या विशेषता है, राम भक्ति शाखा की कौन सी विशेषता है, इन सब पर फोकस करिए। भक्ति काल के बहुत प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। फिर इसी तरह आपके रीतिकाल पे प्रश्न बन सकते हैं कि रीतिकाल के विविध नामकरण और उनकी चर्चा करिए। रीतिकाल के अंतर्गत अंतरधाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के लक्षणों की चर्चा करते हुए उनकी विशेषताओं को बताइए
या रीतिकाल की प्रवृत्तियों को बताइए, या रीतिकाल के कवियों में आचारत्व की मौलिकता, उनके महत्व को दर्शाते हुए आचारत्व के बारे में बताइए। या रीतिकाल के जो प्रमुख कवि, उनकी रचना। देखिए, इससे ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है प्रश्न, फिर उसके अतिरिक्त जो रीतिकाल के, जैसे बिहारी को गागर में सागर भरने वाला क्यों कहा जा सकता है। रीतिकाल से जो प्रमुख कवि हैं, जैसे केशवदास, जो है कि केशवदास को शुक्ल ने उनको क्यों कहा कि वो, उनकी जो प्रवृत्ति थी वो एक प्रकार से आचारत्व की, उनकी महत्व एवं शुक्ल के जो विभिन्न कथन उनसे संबंधित हैं आचार्य केशवदास से, कि उनके में पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन क्यों उन्होंने किया, या पांडित्यपूर्ण उन्होंने शुक्ल जी ने उनको क्यों कहा, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। या भूषण जी को औज और औदात्य का कवि क्यों कहा जाता है, उनके 2-4 पंक्ति, उनके उदाहरण अभी आपको तैयार करने पड़ेंगे। या बिहारी की भक्ति भावना या श्रृंगारिकता पे प्रकाश डालिए। जैसे कुछ उस काल से संबंधित जो प्रमुख कवि या लेखक रहेंगे, उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी रचनाओं की, और उन पर आपको अवश्य फोकस करना है। उसके बाद आधुनिक काल की चर्चा आप करेंगे कि आधुनिक काल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। देखिए, आधुनिक काल पे जो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आधुनिक काल के विविध सोपान, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन, विभिन्न कालों की जो है कि आपको प्रवृत्ति और विशेषताएं तैयार करनी है। ऐसा नहीं सिर्फ भारतेंद्र युग का। भारतेंद्र युग को हिंदी नवजागरण का युग क्यों कहा गया, उस पर प्रकाश डालिए। भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि या राष्ट्रवादी चेतना से युक्त जो कवि हैं उनकी चर्चा करिए। तो ऐसे ही प्रश्न आपके जो कि बनाए जा सकते हैं। अब इसके जो आगे की यूनिट है उसको मैं दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को नोट करें और इन प्रश्नों को नोट करके अपना प्रिपरेशन करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए कि जी मैम, इस तरह का दूसरा वीडियो आप प्रोवाइड कराइए, जो दूसरे यूनिट, तीसरे यूनिट, चौथे यूनिट से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसका पार्ट 2 अवश्य लेके आऊँगी। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। राधे राधे, धन्यवाद आप लोग को मेरे साथ बने रहने के लिए। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।